नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। शौक बहराइच का एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मौजूदा दौर के सिस्टम में भ्रष्टाचार जिस कदर घुस चुका है, इसे लेकर लगता है ये शेर बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। आज मैं बात छत्तीसगढ़ के ढेबर बंधुओं की करूंगा और उन भ्रष्टाचार की बात करूंगा जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही शासन और सिस्टम यदि मेहरबान हो जाए, राजनेता मेहरबान हो जाए, तो किस तरह छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने की खुली छूट दी जा सकती है, इसे भी हमें विस्तार से समझना होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के महापौर हुआ करते थे प्रमोद दुबे। उन्हें लगा कि दूसरी बार भी जब शहर सरकार कांग्रेस की बन रही है तो स्वाभाविक रूप से वही महापौर बनाए जाएंगे। लेकिन तमाम हालात और परिस्थितियां कांग्रेस और उनके अनुकूल होने के बावजूद भूपेश बघेल ने अपने चहेते एजाज ढेबर को बलपूर्वक महापौर बना दिया। उसके बाद शहर सरकार ने शहर की कैसी हालत की ये आज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, बहुत बड़े कारोबारी परिवार के जुड़े हुए एजाज ढेबर, जिनके बारे में बताया जाता है कि लंबा चौड़ा कबाड़ का कारोबार हुआ करता था इनके परिवार का, इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे रायपुर शहर को कबाड़ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साथ ही साथ 100 ऐसी लेबरों की गैंग तैयार करवाई जिसे महापौर की गैंग कहा जाता था। इस 100 लेबर की मेयर सेल का क्या काम था आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन 25 लाख का हर महीने भुगतान हो रहा था। इन 100 लेबरों के साथ नगर निगम मुख्यालय में सेंट्रल गैंग के लिए 50 और वीआईपी ड्यूटी के लिए 80 सफाई कर्मचारियों की अलग से तैनाती की गई थी। ये सफाई कर्मचारी कब कहां किसके लिए लगाए गए इसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। बाकायदा निष्ठा ऐप से पेमेंट होती थी और ये पेमेंट जनता की जेब से होती रही। जब रायपुर में शहर सरकार बदली तब भी पेमेंट होती रही, लेकिन अब जाकर ये पेमेंट रुक गई है, ऐसी ताजा जानकारी आई है। सब कुछ खुलेआम हो रहा था, छुपा के कुछ नहीं हो रहा था। बाकायदा इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। बताया गया कि जहां कहीं इमरजेंसी होगी तो वहां मेयर सेल की ये गैंग जाएगी, साफ सफाई करेगी। हर महीने 25 लाख का भुगतान हो रहा था। इन 25 लाख से कब कब कहां कहां काम होता रहा इसका कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है, कोई इंच टेप नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इन्हें आज नापा जा सके। भूपेश बघेल की पसंद से एजाज ढेबर जिन कारणों से महापौर बनाए गए थे वो कारण भी साकार होता रहा। साथ ही एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर से भी बहुत कुछ करवाया जाता रहा। न केवल 3200 करोड़ का शराब घोटाला बल्कि 140 करोड़ का धान की कस्टम मिलिंग के घोटाले वाले मामले में भी अनवर ढेबर की साफ साफ संलिप्तता सामने आई है। वैसे तो लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन अपने साथी पुराने आईएएस अनिल टुटेजा के साथ ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर जेल के अंदर रहते उन्हें धान की कस्टम मिलिंग वाले 140 करोड़ के मामले में दोबारा से गिरफ्तार किया है। यहाँ ढेबर बंधुओं पर उस समय की भूपेश बघेल की मेहरबानी साफ साफ पता चलती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने के लिए ढेबर बंधुओं को फ्री हैंड कर दिया गया था। ईओडब्ल्यू ने धान की कस्टम मिलिंग वाले स्कैम वाले मामले में 2700 राइस मिलरों से जो अवैध वसूली हुई उसके लिए 3500 पेज का एक लंबा चौड़ा चालान प्रस्तुत किया गया है। रिमांड पर लिए गए अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर से आने वाली 21 जुलाई तक ईओडब्ल्यू अपने स्टाइल में पूछताछ कर रही है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार मार्कफेड के एमडी रहे मनोज सोनी ने 33 जिलों से वसूली का जिम्मा अनवर ढेबर को दे दिया था। वही अनवर ढेबर जिसने शराब दुकान के लिए प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले सिद्धार्थ सिंघानिया को जिम्मेदारी दी थी। सिद्धार्थ ने शराब दुकानों के कर्मचारियों के माध्यम से कमीशन की वसूली का पैसा अनिल टुटेजा के पास रायपुर में पहुंचाने का जिम्मा उठाया था और टुटेजा के माध्यम से तब की सत्ताधारी कांग्रेस के मनी मेकर कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के पास वो पैसा पहुंचाया जाता था। पूरे 33 जिलों से वसूली हो रही थी। प्रति कुंटल 20 रुपए की ये वसूली 140 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसी मामले में ईओडब्ल्यू ने कुछ अहम खुलासे किए हैं। राइस मिलर को भुगतान के नाम पर की गई वसूली में अफसरशाही, दलाली और राजनीति का नेटवर्क का सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा था, इसे हम आगे विस्तार से समझते हैं कि सिंडिकेट में कौन कौन था, किसकी क्या क्या भूमिका थी, कौन कैसे कैसे इस स्कैम में क्या क्या काम करता था, कैसे घोटालों को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल 2023 जब विधानसभा चुनाव वाला वर्ष था तब ईडी को शिकायत मिली थी कि छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में
कस्टम मिलिंग में घोटाला हुआ है। इसके बाद विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यानी अक्टूबर 2023 में ईडी की टीम ने मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी को खुशी वाटिका स्थित उनके घर और प्रदेश के कुछ राइस मिलरों के ठिकानों में दबिश देकर उन्हें दबोच लिया। 2 दिन की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी के अफसरों ने तब खुलासा किया था मनोज सोनी ने करोड़ों की रिश्वत ली है। मार्कफेड के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के राइस मिलर को कस्टम मिलिंग का भुगतान करने के नाम पर 140 करोड़ की वसूली की है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान की कस्टम मिलिंग घोटाले वाले मामले का सबसे पहले जिक्र 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में गूंजा, जब भाटापारा के भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने बड़ी जिम्मेदारी से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। तब कांग्रेस की ओर से मंत्री मोहम्मद अकबर अपने दामन को पाक सा बताते हुए चुनौती दे रहे थे, कोई सबूत है तो बताओ। तो आज अकबर साहब सबूत भी है, वो चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। कब किसने क्या क्या काम किया, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आप इन चेहरों को देखें, आप इन्हें अच्छी तरह पहचानते होंगे। हो सकता है इसमें कुछ आपके यार दोस्त हों। आज इनकी भूमिका को छत्तीसगढ़ सहित पूरी देश की जनता को समझना चाहिए, आखिर ये चेहरे कैसे बेनकाब हुए हैं। पहली और दूसरी तस्वीर को आप गौर से देखिए। पहली तस्वीर में मनोज सोनी है जो मार्कफेड के पूर्व एमडी थे। ये राइस मिलर को कस्टम मिलिंग के भुगतान के बदले राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, जो तस्वीर नंबर 2 में है, रोशन चंद्राकर से मिली हुई राशि के बाद ये तय करते थे कि किस मिलर को पैसे मिलने के बाद उन्हें राशि देनी है, किनका बिल दबा कर रखना है। जबकि रोशन चंद्राकर जो राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे, इनकी भूमिका थी कि वो प्रत्येक राइस मिलर से प्रति क्विंटल 20 रुपए की वसूली कर मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी तक वो पैसे पहुंचाएं। इसके बाद प्रीतिका पूजा केरकट्टा जो मार्कफेड की अधिकारी थी, इनका काम डीओ काटने का था। ये रोशन के कहने पर चिन्हित मिलर्स की डीओ काटती थी। चौथे नंबर पर एक जाना पहचाना चेहरा को नजर आ रहा होगा, यह अनवर ढेबर। ये मनोज सोनी के कहने पर राइस मिलर का पैसा अपने कर्मचारियों से मंगवाता था। और उसके बाद सिद्धार्थ सिंघानिया, ये अनवर ढेबर का आदमी था। ये अनवर के कहने पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से मिलर से मंगवाए हुए पैसे को सिंडिकेट के सदस्यों को देता था। इसके बाद अनिल टुटेजा जो सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे, राइस मिलर से मिले हुए पैसे को ये राम गोपाल तक पहुंचाते थे। और राम गोपाल अग्रवाल जो उस समय कांग्रेस की जहां सत्ता थी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उस रकम को, उस पूरी अवैध वसूली का हिसाब किताब रखते थे। आज की तारीख में करीब 3 साल से राम गोपाल अग्रवाल फरार है। ये भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है कि आखिर जांच अधिकारी उन्हें खोज को नहीं पा रहे हैं। जाने माने अरबपति राम गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के पुराने कोषाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के समधी हैं। एक समय ऐसा था जब राम गोपाल अग्रवाल और गौरी शंकर अग्रवाल दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है कि रोशन चंद्राकर जो राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, वो मार्कफेड के पुराने एमडी मनोज सोनी के साथ अय्याशी के लिए कई बार कश्मीर टूर पर जाते थे, अपने परिवार के साथ जाते थे और जमकर वहां अय्याशी में पैसे लुटाए जाते थे। कस्टम मिलिंग के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए के अलावा डीओ काटने का भी 100 रुपए लिया जाता था। इसके अलावा मोटा धान को पतला धान रिपोर्ट देने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए लिया जाता था। पतले धान को मोटा धान बताने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती थी, उसके लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए का रेट फिक्स था। इसी तरह एफसीआई से नॉन कन्वर्ट करने की रिपोर्ट के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए का फिक्स वाला मामला था। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल था विधानसभा का, तारीख थी 20 और 21 अक्टूबर को, तब ईडी ताबड़तोड़ धान की कस्टम मिलिंग वाले मामले में छापेमारी कर रही थी। ढेर सारी बरामदगियां हो रही थी, लेकिन उस वक्त चुनावी शोर के कारण वो खबर सुर्खियां नहीं बनी, जिसमें ईडी ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट में बाकायदा एक पोस्ट जारी कर बताया था कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए का कैश मिला है। चावल घोटाले से जुड़ी जांच में कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस वगैरह मिली है। ईडी के बाद इनकम टैक्स ने भी शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस मामले में ईओडब्ल्यू की भी एंट्री हुई, तो ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ जो कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को 40 रुपए का भुगतान होता था, राइस मिलर्स की
खास मांग पर यह राशि तब की भूपेश सरकार ने 3 गुना बढ़ाकर 40 रुपए से सीधे 120 रुपए कर दिए और यहीं से बंदरबाट का असल खेल शुरू हो गया। 2700 राइस मिलरों से 140 करोड़ की अवैध उगाही वाले इस मामले की पहली चालान फरवरी 2025 में ईओडब्ल्यू ने जो 3500 पेज की पेश की थी, अब उसके आगे का एक अपडेट वर्जन आ रहा है। दूसरा चालान भी पेश होने जा रहा है जिसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि किस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम ने भ्रष्टाचार को हवा देना शुरू किया था। वसूली का खुला खेल चल रहा था। कस्टम मिलिंग की राशि 3 गुना अचानक रातों रात कैसे बढ़ा दी गई, यह भी गहराई से समझने वाली बात है। ठीक वैसे ही जैसे कोल स्कैम वाले मामले में प्रति टन जो 25 रुपए की वसूली होती थी उसे ऑनलाइन से अचानक ऑफलाइन कर दिया गया। इस मामले में कई बड़े बड़े सुरमा समीर विश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया जैसे लोग लंबे समय तक जेल में रहे, फिलहाल अज्ञातवास में हैं। सिर्फ कानून को मालूम है कि वो कहां है और चोरों की तरह छुप कर रहते हैं। यदि शासन तंत्र ईमानदार हो जाए, राजनेता यदि निष्ठावान हो जाए, जनता के प्रति अपनी जवाबदारी को पक्के तौर पर स्वीकार कर ले तो कोई मजाल नहीं है कि नौकरशाह इस कदर बेईमानी करेंगे। लेकिन भूपेश सरकार के जमाने में जिस तरह से ढेबर बंधुओं को फ्री हैंड किया गया था, उसकी परिणति आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। मौजूदा समय में सरकार बदले 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो जाहिर तौर पर नई सरकार से भी काफी उम्मीदें हैं। नई सरकार में ऐसा नहीं है कि कुछ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा। हमारी बारीक निगाह लगी हुई है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नया तंत्र कैसे काम कर रहा है और सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बने वो अधिकारी क्या वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है या शासन बदलने के बाद उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। हम गहराई से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रबोध जनता की आवाज है। हम लगातार आम जनता से आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए बाकायदा शपथ ली जाती है, लेकिन कुछ बेईमान लोग उस शपथ को ही झूठा साबित कर देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और यदि आज का अंक अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और प्यार बांटिएगा। नमस्कार।